हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। 16 अप्रैल को डिग्री कॉलेज का पेपर है, तो उसी की स्टडी की वजह से थोड़े मेरे वीडियो अब रेगुलर नहीं है। 16 अप्रैल के बाद में मेरे वीडियो रेगुलर आएंगे। उससे पहले जितने मेरे पुराने वीडियो वो कंप्लीट हैं। इसके अलावा आप अपनी सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। देखो, वोकैब ऐसी चीज है जो पता ही नहीं जा सकती कि यही है। एंटोनिम को करिएगा नहीं, सिनोनिम्स को करिए। और जो आपके वोकैब्स है, जो यूपी बोर्ड की किताबें हैं या जो दूसरी किताबें हैं, उनके वोकैब्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लूसेंट की किताब में जो ईडीएम्स वगैरह, उसको ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरे पुराने वीडियो जो हैं उनमें पूरा मटेरियल है लिटरेचर का, उसको आप देखिए। ग्रामर अगर करनी है तो रूल की बजाय आप सेंटेंस को करिए, क्योंकि रूल आप कितना भी याद रखोगे ध्यान नहीं रहते। सेंटेंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो एक सेंटेंस करते हो आप, तो इसका मतलब एक रूल पूरा आपका ध्यान रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रामर को करिए और लिटरेचर को आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर करिए। मेरे वीडियो जब आएंगे तो उन्हें आप देखिएगा। उससे पहले के जो वीडियो वो कंप्लीट है। तो शुरू करते हैं। 10 एमसीक्यू होंगे। 10 एमसीक्यू का मतलब 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसमें कंप्लीट होंगे। एक ये नहीं कि मैं आंसर बताऊंगा, डिटेल में होंगे। 41 है। व्हाट टाइप ऑफ पोम इज जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर? जॉन मिल्टन ने एक पोम लिखी थी ऑन शेक्सपियर। ये किस तरीके की पोम है? सोनेट है, एपिटाफ है, एलिजी है, बैलेड है? देखो, बैलेड नहीं हो सकती। बैलेड क्या होती है? कोई पुरानी दंत कथा पे होती है, जैसे रॉबिन हुड की कहानियां थी, इस तरीके की होगी। या कोई किवदंती उस पे हो जाती है, तो ये बैलेड तो नहीं है। क्या होगी? सोनेट है, एपिटाफ है, एलिजी, क्या हो सकती है? सोचो। ये है एपिटाफ। पहले एपिटाफ की बात करते हैं। एपिटाफ क्या होता है? शब्द जो मृत व्यक्ति की याद में कहे गए हों या लिखे गए हों। मीन्स समाधि पे जो शब्द लिखे गए वो भी एपिटाफ है। आपने किसी की याद में 1 साल बाद, 2 साल बाद कोई कविता लिखी याद करते हुए, तो वो भी एपिटाफ है। आप दुख व्यक्त नहीं कर रहे हो, दुख व्यक्त करो तो एलिजी होगी। आप उसको याद कर रहे हो तो वो एपिटाफ होती है। ये एक एपिटाफ है जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, और इसका पूरा नाम था ऑन शेक्सपियर 1630। मतलब 1630 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी ये। शेक्सपियर के प्लेस का जो सेकंड फोलियो आया था 1632 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये शुरुआत में पब्लिश हुई थी शेक्सपियर को याद करते हुए। तो एक खास ओकेजन था, भाई प्लेस पब्लिश हुए थे, सेकंड फोलियो, खास ओकेजन था, तो इस वजह से हम ओकेजनल लिरिक भी कहेंगे। खास मकसद से ये लिखी गई थी। इस पूरे एपिटाफ का जो नाम था वो था एन एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये पूरा था, ज्यादा लंबी पॉम नहीं है, एपिटाफ है। और ये 16 लाइन की है और एक ही स्टैंजा है, सिंगल स्टैंजा है। इसकी खासियत क्या है? भाई सोनेट है नहीं, ठीक है। एक ही स्टैंजा है और एपिटाफ है, और क्या है? 16 लाइन है। हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। मींस जो दो लाइन होंगी उनकी राइमिंग स्कीम सेम होगी, ठीक है। पेंटामीटर में होते हैं, और जो दो लाइन होती है उनमें लगभग लगभग पूरा मीनिंग कंप्लीट कराया जाता है। जो राइटर होता है, पोएट, वो पूरा मीनिंग 2 लाइन में कंप्लीट करें, सेंटेंस कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस में आपको केवल बतलाऊंगा। व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर? मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए? जॉन मिल्टन कहते हैं मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए। फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, अपनी सम्मानित हड्डियों के लिए क्या चाहिए। यहाँ पे जॉन मिल्टन कह रहे हैं मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए। क्या उसे कोई मकबरा चाहिए जिसमें उसे रख दिया जाए, पिरामिड जैसा बड़ा, या कुछ और चीज चाहिए? तो मेरे शेक्सपियर को क्या चाहिए? अपनी सम्मानित हड्डियों के लिए। हड्डियों से मतलब यहाँ पे अवशेषों के लिए, अपने सम्मानित अवशेषों के लिए। द लेबर ऑफ एन एज, शेक्सपियर जो है वो एक युग की लेबर है, मेहनत है, एक युग की मेहनत है। इन पाइल्ड स्टोन्स, जिसको स्टोन्स पर को पाइल करके रखा गया है, मींस स्टोन्स पर रखकर बनाया गया है। तो वो ये नहीं है कि छोटा मोटा व्यक्ति है, वो पूरा एक युग है, एक युग की मेहनत है जिसको स्टोन्स पे रखकर बनाया गया है। तो वो पूरे एक युग की मेहनत है। इसका ये मीनिंग थोड़ा गलत है। एक युग की मेहनत है, या और दैट इज हैलोड रेलिक्स, उसके जो पवित्र रेलिक्स, अवशेष हैं, अस्थियां हैं, रेलिक्स अवशेष हैं, अस्थियां हैं, शुड बी हिड, छिपा देना चाहिए। या फिर जो शेक्सपियर की पवित्र अस्थियां हैं छुपा देना चाहिए अंडर, नीचे स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड, जो तारों को चूमते बहुत ऊंचे पिरामिड है उनके नीचे छिपा देना चाहिए। पिरामिड जैसी कोई चीज बनाए, उसमें शेक्सपियर के जो अवशेष उन्हें छुपा देना चाहिए। यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं शेक्सपियर को जॉन मिल्टन, डियर सन ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रिय पुत्र, ग्रेट एयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी। तो शेक्सपियर को ये टाइटल दिया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा है? जॉन मिल्टन ने, और शेक्सपियर के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट नीड्स डू, तुम्हें क्या चाहिए? वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, दाई नेम, तुम्हें क्या? दाई नेम, अपने नाम के लिए कमजोर गवाहों, वीक विटनेस, कमजोर गवाहों की जरूरत है। शेक्सपियर, क्या तुम्हें दाई नेम, अपने नाम के लिए
कमजोर गवाहों की जरूरत है। मतलब ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या इनको बनाया जाना चाहिए? ये कमजोर गवाह हैं क्योंकि ये कुछ समय बाद टूट जाएंगे। तो क्या शेक्सपियर तुम्हें इन कमजोर गवाहों की जरूरत है, वीक विटनेस की जरूरत है? टू, तुम इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, हमारे वंडर आश्चर्य और अचंभे में, शेक्सपियर तुमने हमारे आश्चर्य और अचंभे में, हैज बिल्ड दाई सेल्फ, बनाया है स्वयं के लिए, दाई सेल्फ स्वयं के लिए बनाया, अ लिव लॉन्ग मॉन्यूमेंट, चलने वाला, काफी समय तक चलने वाला एक मॉन्यूमेंट बनाया है, स्मारक बनाया है। तो तुमने स्वयं के लिए एक स्मारक बनाया है, तो तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुमने तो खुद स्वयं के लिए स्मारक बनाया। अब ये स्मारक क्या है? ये यहाँ पे कहते हैं जॉन मिल्टन, जस्ट मेक अस मार्वल, तुमने हमें ही मार्बल में बदल दिया है, मींस तुमने हमें ही स्मारक में बदल दिया है। मेक अस मार्वल, तुमने हमें ही स्मारक में बदल दिया है। विद टू मच कंसीविंग, कंसीविंग से मतलब है यहाँ पे सोचना, हम तुम्हें सोचते हैं, ठीक है, हम तुम्हें पढ़ते हैं शेक्सपियर और तुम्हें सोचते हैं अपने ख्यालों में। तो तुमने हमें ही स्मारक में बदल दिया, मॉन्यूमेंट में बदल दिया। हम तुम्हें सोचते हैं, कंसीविंग, हम तुम्हें पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं दिया है, हम मीनिंग निकाले, हम तुम्हें पढ़ते हैं और तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और तुमने हमें मार्बल में बदल दिया, मॉन्यूमेंट में बदल दिया, स्मारक में बदल दिया है। एंड सो, और इस तरह से, सेपल कर्ड, समाधिस्थ हो गए हो, और इस तरह से समाधिस्थ हो गए, इन सच, ऐसी भव्यता के साथ में, तुम ऐसी भव्यता के साथ में शेक्सपियर समाधिस्थ हो गए हो, तुम किसी टूम वगैरह में नहीं हो, तुम ऐसी शानदार भव्यता के साथ में समाधिस्थ हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी समाधि कौन है? हम ही हो गए, हम तुम्हें पढ़ते हो, तुम्हें याद करते हैं। यहाँ पे कहते हैं दैट की किंग्स फॉर सच अ टूम, किंग भी, राजा भी ऐसी टूम समाधि चाहते हैं, वुड विश टू डाई, मरने के लिए राजा भी ऐसी समाधि चाहते हैं। तो ऐसी समाधि तुमने बनाई है, तुमने हमें ही मोन्यूमेंट समाधि अपनी बना लिया है। आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। नेक्स्ट है, विच पॉम ऑफ जॉन मिल्टन बिगिंस विद द लाइंस, जॉन मिल्टन की कौन सी पॉम इन लाइन से शुरू होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉम है ये। येट वंस मोर, एक बार और, ओ यू लॉरेल्स, तुम लॉरेल्स पेड़, एंड वंस मोर, एक बार, यू मार्टल्स ब्राउन, तुम मार्टल, भूरे कलर के मार्टल पेड़ हैं ये, विद आईवी नेवर शेयर, आईवी की बेल जो कभी मुरझाती नहीं है। कौन सी लाइन से ली गई है? देखो, प्रकृति आई है, प्रकृति आई है, इसका मतलब क्या हो गया? पैराडाइज तो कभी भी होगी ही नहीं, ठीक है। कॉमस है, लिसिडस है, इल्पेंसेरसो है। सिंपल सी अगर बात करें तो लिसिडस जो है वो क्या थी? पेस्टोरल एलिजी थी। और यहाँ पे क्या है? चारों गाह, खेत खलिहान, इनकी बात हुई है, पेड़ पौधों की, तो ये क्या? लिसिडस है। लिसिडस की बात करते हैं, 193 लाइंस लंबी एक पॉम है। ये क्या? इरेगुलरली राइम्ड है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, जिसकी वजह से जॉनसन ने इसे क्रिटिसाइज भी करा था, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, और ये लिखी गई थी 1637 में। एक खास कारण था, जॉन मिल्टन के साथ में एडवर्ड किंग पढ़ा करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एडवर्ड किंग खुद एक पोएट थे और साथ में पढ़ा करते थे, जॉन मिल्टन के दोस्त भी थे। एडवर्ड किंग जब जा रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो 25 साल की उम्र में एडवर्ड किंग की डूबने से मौत हो गई। 1637 में उनकी डूबने से मौत हुई, और एडवर्ड किंग तब 25 साल के थे। तो उनकी याद में जॉन मिल्टन ने पेस्टोरल एलिजी लिखी थी 1637 में। एलिजी दुख भरा गीत, तो पेस्टोरल मीन्स चारागाह, खेत खलिहान बहुत होंगे, ग्वाले होंगे यहाँ पे, शेफर्ड वगैरह। अगर बात करें तो मिल्टन ने लिसिडस को क्या कहा था? मोनोडी। इस पोम में कहा था मोनोडी है ये। मोनोडी मीन्स, मोन मीन्स एक, सिंगल, और ओड, मोनोडी को कहें तो एक व्यक्ति दुख व्यक्त करता है, एक ऐसी एलिजी जिसमें एक व्यक्ति स्पीकर दुख व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन जो है वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा इसमें कई सारे लोग हैं, स्पीकर वो आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, कुछ उनमें दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें स्पीकर हैं। जॉन मिल्टन ने इसे मोनोडी कहा था। सैमुअल जॉनसन ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा था लिसिडस को, द डिक्शन इज हार्श, इसकी जो शैली है वो हार्श है, रूखी है, राइम्स अनसर्टेन है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और अनप्लीजिंग है, कविता को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक चीज और उन्होंने कही थी, श्योरली नो मैन कुड हैव फैंसीड, किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं करी होगी, ही रेड लेसिडस, उसने लिसिडस को पढ़ा है प्लेजर के साथ में, अगर उसे ऑथर का नाम ना पता हो। तो कोई भी इस पोम को एंजॉय नहीं कर सकता, अगर वो पढ़ेगा तो सिर्फ इस वजह से पढ़ेगा क्योंकि जॉन मिल्टन ने लिखी है, वरना कोई इसको एंजॉय नहीं कर सकता। तो काफी क्रिटिसाइज करा था, पोम ज्यादा अच्छी नहीं है, बोरिंग ही है। जॉन मिल्टन ने यहाँ पे क्या है, अपने को पोर्ट्रे करा है शेफर्ड के तौर पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो एक शेफर्ड है और वो दुखी हैं, जॉन मिल्टन ग्वाले हैं, दुखी हैं, क्योंकि उनका जो साथी ग्वाला है, जो उनके साथ भेड़ चराता था, साथी ग्वाला है। यहाँ पे कौन है साथी ग्वाला? एडवर्ड किंग।
साथी ग्वाला जिसका नाम है लिसिडस, उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन अपने आप को शेफर्ड के तौर पे दिखा रहे हैं, जो दुख व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरा साथी ग्वाला जिसकी डेथ हो गई है और जिसका नाम है लिसिडस। लिसिडस कौन है? एडवर्ड किंग। यहाँ पे कई सारे स्पीकर, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, सेंट पीटर। सेंट पीटर है तो बिब्लिकल रेफरेंस भी है। सेंट पीटर की कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस जो एग्जाम में पूछी गई है, तो ये मैं आपको बतला दूंगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, स्पीकर कहता है येट वंस मोर, बताई थी एक बार और, यू लॉरेल्स, तुम लॉरेल के पेड़, एंड वंस मोर, और एक बार और, ये शुरुआती लाइन है। यू मार्टल्स ब्राउन, तुम मार्टल भूरे कलर के मार्टल्स, विद आईवी नेवर सेयर, आईवी की बेल जो कभी नहीं मुरझाती, नेवर कभी नहीं मुरझाती। आई कम टू प्लक योर बेरीज, बेरीज यहाँ पे फल, ठीक है। मैं तुम्हारे बेरीज को तोड़ने आया आया हूँ, मैं तुम्हारे बेरीज को तोड़ने आया हूँ। हार्श, जो हार्श हैं और क्रूड है। अब अपना मीनिंग खुद अपने से निकाल लो। जो रूखे हैं, कड़वे हैं, ठीक है, या जो रूखे हैं अधपके हैं, अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लो, जो रूखे हैं या अधपके हैं या कड़वे हैं। लाइन छोड़िए। फॉर लिसिडस इज डेड, अब कारण बतलाते हैं जॉन मिल्टन। लिसिडस मृत हो गया है, खत्म हो गया, डेड मृत। बिफोर इज प्राइम, एर होता है बिफोर, बिफोर इज प्राइम, अपनी जवानी से पूर्व लिसिडस की डेथ हो गई है। तो ये शुरुआती लाइंस हैं, इसमें ये शुरुआती लाइंस थी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस बतलाऊंगा केवल मैं आपको। ही न्यू, अब यहाँ पे कह रहे हैं जॉन मिल्टन, ही आया है लिसिडस के लिए। लिसिडस जानता था, लिसिडस जानता था हिमसेल्फ टू सिंग, स्वयं गाना जानता था। लिसिडस एक पोएट था, स्वयं गाना जानता था। तो यहाँ पे एडवर्ड किंग क्या थे? खुद पोएट थे। एंड बिल्ड द लॉफ्टी राइम, और काफी ऊंची, लॉफ्टी ऊंची राइम लिखी थी, काफी ऊंची कविता लिखी थी, अच्छी कविता लिखी थी। ही मस्ट नॉट, यहाँ पे जॉन मिल्टन कहते हैं एडवर्ड किंग को, मींस लिसिडस को, मस्ट नॉट फ्लोट, नहीं जाना था, फ्लोट तैरना नहीं जाना था, वॉटरी बायर, मींस पानी वाली कब्र पर, बायर मींस यहाँ पे कब्र है, पानी वाली कब्र पर लिसिडस को नहीं जाना था। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो एडवर्ड किंग था उसे समुद्र में जहाज पर नहीं जाना चाहिए था। फॉर वीवर नर्स्ड, अब यहाँ पे जॉन मिल्टन ग्वाले के रूप में कह रहे हैं कि मैं भी ग्वाला हूं, और जो मेरा जो लिसिडस था वो भी ग्वाला ही था, शेफर्ड था, हम दोनों का एक साथ पालन पोषण हुआ है। वीवर नर्स्ड, हमारा पालन पोषण हुआ, अपॉन द सेफ सेम हिल, एक ही पहाड़ी पे हम दोनों का पालन पोषण हुआ। नाउ टू आर्ट गॉन, तुम अब चले गए हो, लिसिडस तुम अब चले गए, एंड नेवर मस्ट रिटर्न, और कभी भी वापस नहीं आओगे। जल्दी जल्दी बतला रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखना है। तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। यहाँ पे एक लाइन कहते हैं, फेम इज द स्पर, फेम एक स्पर है, प्रेरणा है, दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेस, जो स्वच्छ आत्मा को उठाती है। तो प्रसिद्धि एक प्रेरणा है जो स्वच्छ आत्मा को उठाती है। आगे बढ़ते हैं। ये इतनी खास लाइन नहीं है, लेकिन देखते हैं। टू स्कॉन डिलाइट्स, खुशियों को तिरस्कार करना, खुशियों का तिरस्कार करना, एंड लिव, और परिश्रम भरे जीवन बिताना, परिश्रम भरे दिन बिताना। तो इस तरह का कार्य करते थे। फीबस रिप्लाइड, फीबस उत्तर देती है, एंड टच माई ट्रेवलिंग ईयर्स, और मेरे कपकपाते कानों को छुआ। तो फीबस ने उत्तर दिया और मेरे कपकपाते कानों को छुआ। क्या कहती है फीबस? फेम इज नो प्लांट, फेम कोई प्लांट नहीं है, फेम कोई जो है प्लांट नहीं है, पौधा नहीं है, दैट ग्रोज, जो उगता है, ऑन मॉर्टल सॉइल, नश्वर धरती पर, जमीन पर। तो प्रसिद्धि कोई पौधा नहीं है जो नश्वर पृथ्वी पर उगता है। थोड़ा डीप मीनिंग वाली बात है, क्योंकि प्रसिद्धि कोई ऐसा पौधा नहीं है जो पृथ्वी पर उगाए, बड़ी मेहनत से होता है। आगे बढ़ते हैं। 108 लाइन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ आएंगे। लास्ट केम, आखिर में आए, एंड लास्ट डिड गो, और जो आखिर में गए, आखिर में आए, जो आखिर में गए, कौन थे वो? द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक, गैलीलियन लेक के पायलट मींस नाविक, गैलीलियन लेक के नाविक। तो यहाँ पे सेंट पीटर की स्पीच है। तो ये गैलीलियन लेक के पायलट जो है वो कौन है? सेंट पीटर है। इनकी स्पीच इंपॉर्टेंट है। हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी, मैं लिसिडस तुम्हें कैसे बचा सकता था। तो लिसिडस मृत है, लेकिन लिसिडस को संबोधित करा है। हाउ वेल, कैसे, आई हैव स्पेयर्ड फॉर दी, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था, लिसिडस यंग स्वेन, नौजवान ग्वाले, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था। आगे बढ़ते हैं। सेंट पीटर यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सेंट पीटर जो थे वो चर्च के करप्शन के खिलाफ में थे। तो उन्होंने यहाँ पे चर्च का जो करप्शन, करप्ट लोग हैं, पादरी लोग,
जो भोग विलासिता में जीवन बिता रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करा। अब डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं करा है। कैसे क्रिटिसाइज करा है? शेफर्ड को क्रिटिसाइज करा है। जो ग्वाले हैं, वो ये ग्वालों को ये नहीं पता भेड़ों को कैसे पाला जाता है। खुद खाते रहेंगे लेकिन भेड़ों को खाना नहीं देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि भेड़ों को कैसे पकड़ा जाए। तो शेफर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए इनडायरेक्टली जो सेंट पीटर है, वो चर्च के करप्शन को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो शेफ यहाँ पे सेंट पीटर कह रहे हैं ब्लाइंड माउथ, कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, अंधे मुंह, दैट स्केयर्स देमसेल्फ, जो मुश्किल से ही जानते हैं, नो हाउ टू होल्ड, कैसे पकड़ा जाए, मुश्किल से ही जानते हैं कैसे पकड़ा जाए। तो सेंट पीटर यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ग्वालों को। अ शीप हुक, शीप के हुक को। तो यहाँ पे जो शीप होते हैं, भेड़, उनके गले में कोई हुक होता है। तो ये जो शेफर्ड है, इन्हें हाउ टू होल्ड, स्केर्स, मुश्किल से ही पता है हाउ टू होल्ड, कैसे पकड़ा जाए शीप के हुक को। तो ये ग्वाले हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता कैसे शीप को पाला जाए। और हैव लर्न और एज द लीस्ट, लीस्ट बहुत कम, या लर्न बहुत कम सीखा है, या फिर ये बहुत कम या ना के बराबर सीखा है काम को। तो ग्वाले हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता, अपना काम ढंग से नहीं करते। यहाँ पे चर्च को क्रिटिसाइज करते हुए ग्वाले के रूप में कह रहे हैं वो, द हंग्री शीप, भूखी भेड़, लुक अप, ऊपर देखती है, भूखी भेड़ ऊपर देखती है आसमान पे, एंड आर नॉट फेड, और उसे खाना नहीं दिया जाता। तो ये वो ग्वाले हैं जो अपने काम को ध्यान से नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ब्लाइंड माउथ है, और ये है सेंट पीटर की स्पीच है जिसमें वो चर्च के करप्शन को क्रिटिसाइज करना है, और ये शेफर्ड के रूप में। यहाँ पे लास्ट में पॉम खत्म होने से पहले क्या होता है, जो स्पीकर है वो चुप हो जाता है और एक नया स्पीकर आता है। दस सैंग, गाया, द अनकूथ स्वेन, एक अनकूथ स्वेन, एक अजनबी गडरिये ने, टू द ओक्स, ओक्स के लिए, और रिल्स और झरनों के लिए, ओक पेड़ के लिए और झरनों के लिए एक अनकूथ स्वेन ने गाया, गडरिये ने गाया। लास्ट लाइन है ये चल रही है, एट लास्ट, आखिर में ये उठा, स्पीकर की बात हो रही है, एंड ट्विस्ट, और खींचा, ट्विच हिज मेंटल ब्लू, अपने ब्लू कलर की चादर को खींचा। तो वो जहां बैठा हुआ था वहां से वो उठा और अपनी चादर को उसने खींचा। लास्ट लाइन है लिसिडस की, टुमारो टू फ्रेश वुड्स, की ये जो स्पीकर है, तो ये अनकुत स्वैन है, ये कल फ्रेश वुड्स, ताजे जंगल की तलाश में जाएगा, एंड पास्चर्स न्यू, और नए चारागाह की खोज में कल ये अनकुत स्वैन, अजनबी जो गडरिया है, ये जाएगा। तो इसके साथ में ही खत्म होती है, लास्ट लाइन है इसकी, ये देख लेना आप। आगे बढ़ते हैं। 43, विच इज द शॉर्टेस्ट प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? हेमलेट, मैकबेथ, द कॉमेडी ऑफ एरर्स और मिड समर नाइट्स ड्रीम, कौन सा है? इसमें सबसे छोटा प्ले है द मिड समर नाइट्स ड्रीम। अगर हम सबसे लेंदी प्ले कहें तो वो है हेमलेट, ये सबसे लेंदी प्ले है, 4000 लाइनों का, 4K, ठीक है, 4000 लाइनों से ऊपर है कुछ लाइन। और इसकी बात करें कॉमेडी ऑफ एरर्स, तो ये 2000 लाइन से कम है, 1700 लाइन का, 2000 लाइन से कम है। कॉमेडी ऑफ एरर की खासियत क्या है? कॉमेडी है, इसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी भी है। स्लैपस्टिक से मतलब होता है, गोलमाल आपने देखी है, खासकर फर्स्ट जो है गोलमाल, उसमें कॉमेडी कैसे आ रही है, किसी को पीटने से आ रही है, कि किसी पिटाई लगी तो हमें हंसी आ रही है। यहाँ पे स्लैपस्टिक कॉमेडी है और मिस्टेकन आइडेंटिटी बहुत है। शॉर्ट में इसकी समरी को और इंपॉर्टेंट कोटेशन बदला देता हूँ। यहाँ पे जो कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसकी खासियत क्या है? शेक्सपियर के दो प्लेज, एक टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें 3 यूनिटीज को फॉलो करा गया है। तो 3 यूनिटीज है। पहली क्या? यूनिटी ऑफ प्लेस, पूरा प्ले एक आइलैंड पे परफॉर्म होता है, एफेसस, तो एक ही जगह पे परफॉर्म हुआ है, तो यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो करा गया है। यूनिटी ऑफ टाइम, पूरा प्ले 24 घंटे में खत्म हो रहा है, तो ये एक खासियत है। तीसरा यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही प्लॉट है इसमें, कोई दो प्लॉट नहीं है, एक ही कहानी चल रही है। अगर इसकी कहानी की बात करें तो वो प्रभावित है, प्लॉटस ने एक कॉमेडी लिखी थी मैनाकमी, उससे ये प्रभावित है। तो ये जो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये 3 यूनिटीज को फॉलो करती है। अगर बात करें कहानी की, तो शॉर्ट में इसके बतलाऊंगा। इसकी कहानी क्या है? एक व्यापारी है, एजियन, साइराकूज का रहने वाला है ये व्यापारी, साइराकूज जगह है, वहां का रहने वाला है। इसकी वाइफ है एबेस, ठीक है, ये इसका नाम नहीं दिया हुआ है, एबेस ही है, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट करेक्टर है। जो ये एजियन है, इसके वाइफ के और उनके दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जिस जगह पे जुड़वा बच्चे इनके होते हैं, वहां पर एक गरीब महिला थी, उसके भी जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके ये बच्चे खरीद लेते हैं। तो इनके पास कुल मिलाकर 4 बच्चे हो गए, दो तो अपने जुड़वा बच्चे हैं और दो गुलाम बच्चे, दो गुलाम बच्चे और दो खुद के बच्चे। हस्बैंड वाइफ और ये 4 बच्चे समुद्र में यात्रा कर रहे होते हैं, तूफान आ जाता है,
एजियन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, तो वो यहाँ पे कुछ सोचता है कि ऐसा करते हैं, जो जहाज का लकड़ी मास्ट होता है जिसपे कपड़ा बंधा रहता है, तो वो सोचता है कि एक मास्ट से एक काम करता हूँ, मैं अपने एक बच्चे को लेता हूँ, अपने एक बेटे को लेता हूँ और एक गुलाम बच्चे को लेता हूँ, उसको बांध देता हूँ। एक दूसरे जो मास्ट है, उससे अपने एक बच्चे को लेता हूँ, जो जुड़वा बच्चा है, दोनों जुड़वे हैं, दोनों की शक्ल एक सी है, और उससे अपने एक दूसरे गुलाम को बांध देता हूँ जिनकी शक्लें एक सी हैं। हो सकता है अगर एक साइड भी बच गया तो कम से कम मेरा वंश चलता रहेगा। तो एक से खुद अपने आप को पकड़ लेता है मास्टर, एक से अपनी वाइफ को। तूफान में सब बिछड़े आते हैं। अब ये नहीं पता लगता एजियन को कि मेरा जो दूसरा जो था, ये वाला जो था जिसमें उसकी वाइफ भी थी, ये कहाँ है? बहरहाल ये समय-समय पर ढूँढने निकलता है, जो अपना जो दूसरा बेटा था, जो जुड़वा था और जो गुलाम है, उसको ढूँढने निकलता, सब जगह ढूँढता है, इसे नहीं मिलता। ढूँढते-ढूँढते ये एजियन जो साइराकूस का रहने वाला है, ये पहुँचता है एफिसस, एक आइलैंड है, वहाँ पे पहुँचता है। एफिसस और साइराकूस ये 2 जगह हैं। देखो, ये रहने वाला कौन है? एजियन साइराकूस का। पूरा प्ले परफॉर्म हुआ है एफिसस में, पूरा प्ले एफिसस में हुआ है, ठीक है? एफिसस में पहुँचता है, यहाँ पे एफिसस और साइराकूस जो 2 आइलैंड हैं, इनके बीच में दुश्मनी चल रही है। अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरी जगह दिखाई दिया, तो उसे सज़ा मिलेगी। अब यहाँ पे जो एजियन है, इसे पकड़ लिया जाता है, इससे पूछा जाता है, "भई तुम्हें जब पता था कि तुम्हें गिरफ्तार करा जा सकता है, यहाँ का कानून है कि कोई भी व्यक्ति इधर का व्यक्ति उधर नहीं दिखाई देगा, उधर का इधर नहीं दिखाई देगा, तो तुम क्यों आए?" तो यहाँ पे एजियन अपनी दुःख भरी कहानी बताता है कि कैसे-कैसे मेरे जो 2 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा बचपन में ही गायब हो गया और वो शक्ल से एक से हैं। बहरहाल नरमी दिखाई जाती है, कुछ पैसे-वैसे लेके इसे छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे जो एजियन के साथ में रहता था बेटा, कौन था वो? एंटीफेलस ऑफ साइराकूज़ और जो ड्रोमियो ऑफ साइराकूज़ है। ये दोनों अपने भाइयों की तलाश में निकले हैं। बाप भी गायब है, बाप तो है ही इस समय यहाँ पे एफेसस में। ये जो है अपने भाइयों की तलाश में निकले हुए हैं कि भाई ढूँढते हैं भाई कहाँ है? काफ़ी समय बीत गया। इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि जो जुड़वा भाई हैं, उनका नाम सेम है एंटीफेलस, एंटीफेलस। बस पहचान क्या है? ये एंटीफेलस ऑफ साइराकूज़ है और ये एंटीफिलस ऑफ एफिसस है। पूरा प्ले एफिसस में हुआ है। ये मैरिड है। इसकी वाइफ है एड्रियाना, ठीक है? जो गुलाम है, वो है ड्रोमियो ऑफ साइराकूस। इसका भी सेम नेम है, बस क्या अंतर है? ड्रोमियो ऑफ एफिसस, ये भी गुलाम है। इनकी शक्लें मिल रही हैं। इसकी इससे मिलती है और इसकी इससे, गुलाम की दूसरे गुलाम से। अब यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि ये जो है एंटीफिलस ऑफ एफिसस को कभी साइराकूस समझा जाता है, कभी इसे ये समझा जाता है। दूसरा जो गुलाम है, ड्रोमियो ऑफ एफिसस को कभी जो है साइराकूस समझा जाता है और इस वाले को ये वाला समझा जाता है। और कन्फ्यूज़न कब होता है जब एड्रियाना अपने हस्बैंड को एंटीफिलस को नहीं पहचान पाती है, वो इससे अपना हस्बैंड समझ लेती है। थोड़ा-सा कहानी को आगे बताते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीफिलस ऑफ साइराकूस है, वो अपने भाई को ढूँढने निकला हुआ है। वो कहता है कि भई मैं अपने भाई को ढूँढने निकला हुआ हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। और अपने भाई को ढूँढना ऐसे है जैसे समुद्र में कोई बूँद मोती ढूँढ रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे कोटेशन कहता है, "आई टू द वर्ल्ड एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर।" मैं संसार में पानी की बूँद की तरह हूँ। तो यहाँ पे जो है एंटीफिलस ऑफ साइराकूस कहता है और ये इस समय कहाँ पर है? पूरा प्ले जो है वो परफ़ॉर्म हुआ है एफिसस में, पूरा प्ले। तो यहाँ पे वो साइराकूस कहता है, एंटीफिलस ऑफ साइराकूस, कि मैं संसार में एक बूँद की तरह हूँ। दैट इन द ओशन सीक्स अनदर ड्रॉप, जो इस समुद्र में दूसरी ड्रॉप को ढूंढ रही है, मीन्स अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे जो इसकी वाइफ है, एंटीफिलस ऑफ एफिसस की वाइफ है एड्रियाना। एड्रियाना को लगता है कि उसका हस्बैंड जो है वो कुछ अलग रहता है और कुछ इसका गड़बड़ झाला चल रहा है, इस पे शक है। तो यहाँ पे एड्रियाना अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है। यहाँ पे एड्रियाना कहती है अपने हस्बैंड के लिए, देर इज नो बट देर इज नन बट एसेस विल बी ब्राइडल सो, कोई भी नहीं, केवल गधे ही कंट्रोल करा जाता है इस तरह से। केवल किसी को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, केवल गधों को ही कंट्रोल करा जा सकता है। तो कुछ कॉमिक जो है सेंस में वो कहती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अब कन्फ्यूज़न क्या होता है, जो ड्रोमियो ऑफ एफिसस है, जो गुलाम है, एफिसस का जो गुलाम है, इसको कुछ लेने भेजा जाता है रस्सी लेकर कि रस्सी लेकर आओ। ये जा रहा होता है। इसे मिल जाता है एंटीफिलस ऑफ साइराकूस। ये इसे अपना गुलाम समझता है कि ये मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है। इसके थप्पड़-वप्पड़ मारता है क्योंकि यहाँ पे क्या है स्लैपस्टिक कॉमेडी है कि भाई मैंने क्या भेजा था मँगाने और तुम जो है ये रस्सी लेकर आए हो। वो कहता है ब यहाँ पे जो
गुलाम है ड्रोमियो ऑफ एफिसस से, कहता है भाई कसम खा गया था, मैंने रस्सी ही उससे जो कहा गया था वही लाया हूँ। तो यहाँ पे जब पिटाई लगती है तो ड्रोमियो ऑफ एफिसस कहता है दैट लाइक अ फुटबॉल, एक फुटबॉल की तरह, यू डू स्पर्न मी दस, तुम मुझे स्पर्न धुतकार रहे हो, एक फुटबॉल की तरह तुम मुझे ठोकर मार रहे हो। तो जब पिटाई विटाई कर देता है ये एंटीफिलस ऑफ साइरकस, तो ये कहता है गुलाम जो ड्रोमियो ऑफ एफिसस, तुम मुझे फुटबॉल की तरह मुझे जो है ठोकर मार रहे हो। आगे यहाँ पे ड्रोमियो ऑफ एफिसस कहता है गॉड एंड द रोप मेकर, गॉड और रोप मेकर पैर मी विटनेस, भगवान और जो रोप बनाने वाला, रस्सी बनाने वाला है, गवाह है दैट आई वाज सेंट फॉर नथिंग, मुझे किसी चीज के लिए नहीं भेजा गया सिवाय रस्सी के। तो मुझे रस्सी लाने के लिए भेजा गया था, और अब तुम मना कर रहे हो कि मैंने जो काम दिया था वो तुम नहीं करो, ये रस्सी लिए क्यों घूम रहे हो, तुमने ही तो मुझे भेजा था। यहाँ मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। और ये वाला कोटेशन जरा इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा है, ये गुलाम ने कहा है, ड्रोमियो ऑफ एफेसस। ज्यादातर जो डायलॉग है ड्रोमियो ऑफ एफेसस के ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कहानी को इसमें आगे बतला देता हूँ मैं। जो एड्रियाना है, ये अपने हस्बैंड को ढूंढने निकली है। अब इसे शक हो रहा है कि मेरा हस्बैंड पता नहीं इधर उधर रहता। अब इसे मिल जाता है ये वाला एंटीफिलस ऑफ साइरोकुस, इसे ले आती है। अब एंटीफिलस ऑफ साइरोकुस चौंक जाता है कि ये जो लेडी है ये मुझे अपना हस्बैंड क्यों कह रही है। बोले कहा मैं पागलों वाली जगह आ गया, यहाँ तो लग रहा है भूत वगैरह रहते हैं, एक औरत मुझे जो है अपना हस्बैंड कह रही है, समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों है। अब ये घर पे लेके आती है एड्रियाना, तो यहाँ पे इसकी सिस्टर है लूसियाना। अच्छा, ये अनमेरिड है, ये लूसियाना से मिलता है। लूसियाना जो है एडियाना की सिस्टर, इससे फ्लर्ट करने लगता है। लूसियाना को अचंबा होता है कि मेरा जीजा और मुझसे जो है फ्लर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेकन आइडेंटिटी है। कहानी आगे बढ़ती है, कंफ्यूजन हो जाता है, और बाद में जब सारे लोग आ जाते हैं तो वो होता है ना, सब लोग आ गए तो पूरा का पूरा जो है रेजोल्यूशन हो जाता है, पूरा पूरा यहाँ पे पता लग जाता है क्या मिस्टेक है। एडियाना कहती है, जब दो भाइयों को दिखती, जुड़वा को, अपने हस्बैंड को, उसके सगे भाई को, तो यहाँ पे कंफ्यूजन में कहती है एड्रियाना, इंपॉर्टेंट है, आई सी टू हस्बैंड्स, मैं दो हस्बैंड को देखती हूँ, और माइन आइज डिसीव मी, या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, मैं अपने दो हस्बैंड को देख रही हूँ या मेरी आंखों ने धोखा दिया है। ड्यूक, जब ये पूरा झगड़ा हुआ था तो ड्यूक इस मैटर को सॉल्व करने आते हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ड्यूक यहाँ पे कंफ्यूजन में कहते हैं वन ऑफ दीज मैन इज जीनियस टू द अदर, ये एग्जाम पूछा गया है, इनमें से एक आदमी एक दूसरे का जीनियस है। तो ये दो लोग हैं सेम से, दो ये हैं और दो ये हैं, चार लोग थे ना, तो एक गुलाम थे दो, और दो वो थे, ठीक है। तो ये इनमें से एक आदमी दूसरे का जीनियस है। एंड सो ऑफ दीज विच इज द नेचुरल मैन, और इनमें से एक नेचुरल मैन है, एक वास्तव में आदमी है। एंड विच द स्पिरिट, और कौन सी इसमें स्पिरिट है, आत्मा है, एक इसमें से वास्तव में आदमी है और एक इसमें से आत्मा है, कौन सी है, क्वेश्चन मार्क आया कौन सी है। वो डेसिफर्स देम, कौन पता लगाएगा। तो यहाँ पे जो ड्यूक है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। रोमियो ऑफ एफेसस पूरा प्ले एफेसस में परफॉर्म हुआ है, वहां का जो गुलाम है वो कहता है अपने भाई को, जुड़वा को देखकर, कि ऐसा लग रहा है तुम मेरी कॉपी हो। अब कॉपी को क्या क्या है, ग्लास का है। मी थिंक्स, मैं सोचता हूँ, यू आर माई ग्लास, तुम मेरी ग्लास हो, तुम मेरे कॉपी हो। एंड नॉट माई ब्रदर, मेरे भाई नहीं हो तुम, मेरे बिल्कुल कॉपी हो। आई सी बाई यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। आई एम अ स्वीट फेस्ड यूथ, मैं कितना प्यारे चेहरे वाला नौजवान हूँ। तो यहाँ पे जो गुलाम है रोमियो ऑफ एफेसस, वो देखकर कह रहा है अपने भाई को, मैं कितने प्यारे चेहरे वाला यूथ हूँ। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहा गया है, एग्जाम में पूछा भी आया है। स्वीट फेस्ड यूथ किसने कहा है, तो ड्रोमियो ने कहा है, ड्रोमियो ऑफ एफेसस ने। आगे बढ़ते हैं। 44, इन विच इज ऑफ हिज वर्क्स डिड जॉन गॉल्सवर्दी पब्लिश अंडर हिज ओरिजिनल नेम, पता होगा कई बार बताया हुआ भी है। जॉन गॉल्सवर्दी ने कौन से वर्क में अपना ओरिजिनल नेम यूज करा था। तो जॉन गॉल्सवर्दी ने अपना नेम जॉन सिंह जॉन यूज करा था, वो नहीं चाहते थे कि उनके फादर को पता लगे कि वो बिजनेस ना करके ये कुछ सब कुछ लिख रहे हैं। तो कौन से वर्क में उन्होंने अपना जो ओरिजिनल नेम यूज करा था, देखो इसमें द आइलैंड पेरिसेस। गॉल्सवर्दी ने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी फ्रॉम द फोर विंड्स, इसमें शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, और बाद के जितने वर्क से उसमें जो था जॉन सिंह जॉन का नाम यूज करा है, जॉन सिंह जॉन, ये पेन नेम का यूज करा। जब उनके फादर की डेथ हो गई तो अपना पहला वर्क जो था द आइलैंड फेरेसिस, उसमें अपना ओरिजिनल नेम यूज करा है, ओरिजिनल नेम यूज करा है। और बाद में इनका प्ले आया, पहला प्ले था द सिल्वर बॉक्स, जो इनका बहुत फेमस हुआ, सिल्वर बॉक्स मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 45, व्हाट इज वन ऑफ द थीम्स डिस्कस्ड इन लिसिडस, भाई अभी बताया है, लिसिडस में कौन सी इसमें से एक थीम है, यहाँ तीन ही ऑप्शन है, कौन सी एक थीम है। द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री कॉन्केस्ट, जो मिलिट्री कॉन्केस्ट है उसकी बात हुई है, कोई भी नहीं हुई है। सी द परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कोई बात नहीं हुई है। करप्शन की बात हुई है, चर्च में जो करप्शन है वो दिखाया गया है, सेंट पीटर जो है उन्होंने दिखाया है करप्शन के चर्च को, और कैसे कराया वाले के रूप में दिखाया है कि जो शेफर्ड्स हैं
वो अपनी भेड़ों को, शीप को ढंग से पकड़ना नहीं जानते, उन्हें खाना नहीं देते, उन्हें कुछ कार्य नहीं आता। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी ने कौन सा इसमें से प्ले लिखा हुआ है? तो इसमें सारे के सारे जो हैं वो नॉवल हैं, इसमें जो है एक इसमें प्ले है, तो कौन सा है वो? स्केप। अनइम्पॉर्टेंट प्ले है, इसमें 9 एपिसोड्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट प्ले, और ये कहानी है कैप्टन मैट डेनेंट की कहानी है। जो कैप्टन है, अब क्या होता है, ये जा रहा होता है तो एक लेडी को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा होता है, तो उसे बचाने के चक्कर में, औरत को बचाने के चक्कर में इनकी झड़प हो जाती है उससे, और उस झड़प में वो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब इनको पे केस चलता है, इनको 5 साल की सजा मिलती है। ये जेल से भाग जाते हैं। कई लोग मिलते हैं जो इन्हें बचाना चाहते हैं कि इन्होंने कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं करा, कई लोग इन्हें पकड़वाते हैं। लास्ट में ये बचते बचाते जो है एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां का पादरी इन्हें बचाना चाहता है कि ठीक है गलती हो गई, लेकिन कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं कर रहा था, कुछ अच्छा ही कर रहे थे ये। तो ये मना कर देते हैं, कैप्टन मैट डेनेंट मना कर देते हैं कि तुम पादरी हो, तुम झूठ मत बोलो, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अनइंपॉर्टेंट प्ले है ये। हु स्पीक्स दिस लाइन? कौन कॉमेडी ऑफ एरर में ये लाइन कहता है? आई सी टू हस्बैंड्स, मैं 2 हस्बैंड को देखती हूँ, या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। कौन है? सिंपल सी थी भाई, कौन था? एंटीफोलस ऑफ एफिसस। एफिसस में पूरा प्ले हुआ है, ठीक है। एंटीफोलस ऑफ एफिसस की वाइफ कौन थी? अभी बताया था, लुसियाना। गलत बता दी, ये साली थी, ये है एडियाना, ठीक है। एडियाना इसकी वाइफ थी। तो एडियाना जो है वो ये लाइन कहती है। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज डेविड रॉबर्ट्स प्ले इन द स्ट्राइक? स्ट्राइक में प्ले था, इसमें डेविड रॉबर्ट का क्या रोल था? डायरेक्टर है कंपनी का, वर्कर है जो स्ट्राइक का विरोध करता है, सी लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, या फोर्थ अ मीडिएटर बिटवीन द वर्कर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है सी, द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो लीडर है, शॉर्ट में बतला रहा हूं बस में। ये कहानी है हड़ताल की, जो इस टेनाथा टिन प्लेट वर्क्स कंपनी में हड़ताल होती है। टेनाथा टिन प्लेट वर्क्स में हड़ताल होती है। एक तरफ है कंपनी के लोग, ठीक है। इसमें मेन है मालिक जॉन एंथनी, चेयरमैन, ये मेन मालिक है। ये अड़ा हुआ है कि हमें मजदूरों की कोई बात नहीं माननी, अगर हमने एक बार बात मान ली तो हमें बार बार बात माननी पड़ेगी। दूसरे लोग हैं वो थोड़े से सिंपैथेटिक है, खासकर इसके जो लड़का है, लड़की है, और बाकी लोग हैं, वो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि इनकी कंपनी का भी लॉस हो रहा है भाई। सामान नहीं बनेगा, कंपनी भी लॉस में आएगी। दूसरा साइड है वो है मजदूरों का, ये मजदूरों का है। इसमें साइमन हार्नेस जो है वो, जो मजदूरों की यूनियन है उसका लीडर है, ये चाहता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, साइमन हार्नेस। लेकिन जो हड़ताल हो रही है उसका जो लीडर है वो है डेविड रॉबर्ट्स। तो यहाँ पे दो लोग हैं, ये यूनियन का लीडर है, मजदूरों की यूनियन का, ये कॉम्प्रोमाइज चाहता है, लेकिन ये अड़ा हुआ है, ये नहीं चाहता कॉम्प्रोमाइज हो। ये लीडर है जो इस समय मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो मेन दो लोगों के बीच में है। एक तरफ तो वैसे देखा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट है और वर्कर्स हैं, लेकिन दो लोग हैं। एक है जॉन एंथनी, जो बिल्कुल बात मानने को तैयार नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और दूसरा है डेविड रॉबर्ट, जो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता, जो चाहता है पूरी बातें मनवाई जाए। डेविड रॉबर्ट जो है जो है गरीबी में रहा है, और इसने जो है प्लानिंग भी नहीं करी बच्चे की, क्योंकि गरीबी में रहा, ये नहीं चाहता उसका बेटा भी, बच्चे भी जो है वो गरीबी में रहे। इसकी वाइफ है एनी रॉबर्ट्स। हड़ताल के दौरान भुखमरी फैलती है, दवाई नहीं मिलती, और इस बेचारी की डेथ हो जाती है। एक दूसरी करेक्टर अनइम्पोर्टेंट मैस थॉमस, जो बहुत ज्यादा बोलती थी, इधर उधर भी करती थी, वो थी स्पिट फायर कहा गया उसे, एस थॉमस को। ये थोड़ा इधर उधर करती थी। कहानी आगे बढ़ती है, इनके ही लोग इन्हें धोखा देते हैं। जो कंपनी का मेन आदमी होता है जॉन एंथनी, उसको वोटिंग देकर, भाई मेन चेयरमैन है, लेकिन चेयरमैन को भी हटाया जा सकता है जब बोर्ड के सारे मेंबर खिलाफ हो जाएं। तो कंपनी के लोग खिलाफ हो गए हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है, हड़ताल की वजह से सामान नहीं मिल रहा, तो चेयरमैन को हटा देते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इनके लोगों ने चेयरमैन को धोखा दे दिया। डेविड रॉबर्ट जब अपनी वाइफ की अंत्येष्टि क्रिया में होता है, तो उसके पीछे जो होते हैं, जो मजदूर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो मजदूरों ने जो है अपने लीडर जो हड़ताल कर रहा था उसको धोखा दे दिया। तो दोनों को अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और कॉम्प्रोमाइज वही सेम था जो शर्तें मानी गई जो शुरुआत में थी। आगे बढ़ते हैं। 49 विच वर्क ऑफ शेक्सपियर इंस्पायर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पोम द प्रिंसेस? अल्फ्रेड टेनिसन ने एक पोम लिखी थी, द प्रिंसेस। इस प्रिंसेस में की क्या खासियत थी? इसमें जो प्रिंसेस होती है एक यूनिवर्सिटी सेटअप करती है, जिसमें केवल लेडीज ही पढ़ाएंगी और लड़कियां ही स्टडी करेंगी, जेंट्स अलाउ नहीं होते। ये जो कहानी ये प्रभावित है शेक्सपियर के एक प्लेस से। कौन सा है वो? मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, या लव्स लेवर लॉस्ट, टेम्पेस्ट, या ट्वेल्थ नाइट? कौन सा है? सही आंसर है लव्स लेवर लॉस्ट, बी। लव्स लेवर लॉस्ट की कई खासियत है। पहले लव्स लेवर लॉस्ट की शॉर्ट में कहानी बता देता हूँ। लव्स लेवर लॉस्ट में क्या है, चार जो नौजवान हैं, वो 4 यंग मैन, वो एक प्रण लेते हैं, वो किसी महिला से कांटेक्ट नहीं रखेंगे, फीमेल से।
और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। अब इनकी मुलाकात बाद में 4 फीमेल से होती है, जहाँ पे ये जो है प्यार इन्हें हो जाता है। इस प्ले की एक खासियत है लव्स नेवर लॉस्ट की। क्या खासियत है लव्स नेवर लॉस्ट की? सबसे लंबा सीन इस प्ले में, शेक्सपियर के जितने प्लेज़ हैं उनमें सबसे लंबा सीन इसमें है। सबसे लंबा वर्ड जो है, वो भी इसमें ही है। ये है, अब पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? सबसे लंबा वर्ड भी जो है, द लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड, वो है हॉनरी फिक्रेबिलिन जो भी है, ठीक है? ये इसमें है, ठीक है? सबसे लंबी स्पीच जो है, जो किसी कैरेक्टर ने बोली है, यहाँ पे ब्राउन ने बोली है, वो भी इस प्ले में है। तो सबसे लंबा सीन, सबसे लंबा वर्ड और सबसे लंबी स्पीच, वो किसमें है? लव्स नेवर लॉस्ट में है। और लव्स नेवर लॉस्ट की कहानी जो है, उसको इंस्पायर करा था शेक्सपियर अल्फ्रेड टॉनिसन की पोम को, द प्रिंसेस। वो इसी से प्रभावित होकर लिखी गई थी। एक बार देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे लंबा सीन, सबसे लंबा वर्ड, सबसे लंबी स्पीच, वो लव्स नेवर लॉस्ट में है। लास्ट है 50। व्हाट डज स्टीफन मॉ स्टैंड अप अगेंस्ट इन द प्ले द मॉब? जॉन गॉल्सवर्दी का एक प्ले है द मॉब, उसमें स्टीफन मॉ जो है वो किस चीज के लिए अड़ा रहता है? फैमिली विशेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मॉब्स आइडियाज ऑफ पेट्रोटिज्म, या पुलिस के लिए? तो ये अड़ा रहता है जो पेट्रोटिज्म का जो आइडिया है, देशभक्ति का, उसके खिलाफ में ये अड़ा रहता है, अगेंस्ट, उसके खिलाफ अड़ा रहता है। कहानी क्या है? मॉब में भीड़। इसमें जो स्टीफन मॉ है, ये देशभक्ति को ये नहीं मानता कि आप किसी कंट्री पर अटैक करो और अपने युवाओं को कहो कि जाके लड़ो और मर जाओ, वो देशभक्ति हो गई। बोले इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप भी देशभक्ति दिखलाओ, दूसरा वाला भी दिखलाओ, और इससे लोग ही मर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि स्टीफन मॉ का खुद का बेटा जब मर जाता है आर्मी में, तो भी ये जो है अड़ा रहता है कि लड़ाई गलत हुई है, इस लड़ाई की वजह से मेरा बेटा मरा। अब इसे घेर लिया जाता है, भीड़ घेर लेती है, भीड़ आरोप लगाती है कि भाई ऐसा है, तुम्हारी वजह से जो सैनिक लड़ रहे हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो कायर हो जाएंगे, तुम्हें ये चीज नहीं बोलनी है। ये अड़ा रहता है, बोले गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लड़ाई को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मॉब जो होती है इसे पीट देती है, और पिटाई में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद में, स्टीफन मॉ की डेथ के बाद में, इसको याद करा जाता है कि हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति था, आइडियलिस्ट था, जो खिलाफ खड़े हुआ था लड़ाई के, और इसकी जो है होता है याद में एक लिखवा दिया जाता है, फेथफुल टू हिज आइडियल। तो अपने आदर्शों के प्रति फेथफुल। ये एक आइडियलिस्ट की कहानी है स्टीफन मॉ की। इसी के साथ में खत्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में।